गुड मॉर्निंग क्लास 4। अब तक हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हिस्ट्री में पढ़ ली हैं और इन द लास्ट क्लास वी हैव रेड अबाउट चाइना के चाय के बारे में हमने पढ़ा है और सिल्क के बारे में पढ़ा है, फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और उससे पहले ग्रीस, रोम, हड़प्पा। ये आप बार बार वीडियोस देखते रहा कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इसमें। अब जो आपका चैप्टर है चैप्टर 7, दैट इज चैप्टर 7 द बुद्धा द इनलाइटन वन। तो अब ये बुद्धा है, बुद्ध इसको बोलते हैं, बुद्ध, बौद्ध। अब आमतौर पे हम लोग जो वो चाइनीज़ टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं या टिबेटियंस होते हैं और उस तरह का जो फेस होता है, एक जो एशियन ईस्ट एशिया का जो फेस है, चाइना का फेस जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को भी हम लोग चाइनीज़ बोल देते हैं वो फेस देखकर। तो आम तौर पे हम लोगों को लगता है कि जो वो रेड कलर का रोब पहने होते हैं, कपड़ा एक बड़ा सा और हेड शेव होता है और वो चाइनीज़ टाइप के दिखते हैं, वही लोग बुद्धिस्ट होते हैं। मतलब वो एक कोई अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो न हिंदू रिलीजन है, न इस्लाम है, न क्रिश्चियन है। एंड हो सकता है कि चाइना में ही और ईस्ट एशिया के किसी और कंट्री में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वहाँ पे एक रिलीजन स्टार्ट हुआ होगा जिसके वो फॉलोवर्स हैं। तो अब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में एक बच्चे की कहानी है और इसकी कहानी जो है उसका हमसे भी बहुत लेना देना है। एक तो ये जो फेस आप याद कीजिए कि हम लोग इसको समझ रहे हैं कि ये चाइनीज़ हैं, ये ईस्ट एशियन हैं, ये थाईलैंड के हैं, इंडोनेशिया के हैं, एक पर्टिकुलर उस तरह का फेस है। इंडिया में, तिब्बत में, इसमें लद्दाख में दिखता है कुछ उसका, तो उस तरह के लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वही इसको फॉलो करते हैं, एक नए टाइप का रिलीजन। और तो एक तो वो इम्पोर्टेंस है कि उसके बारे में जाने कि क्या वो रिलीजन चाइनीज़ है, क्या वो ईस्ट एशियन रिलीजन है, क्या उधर के फॉलोअर्स ही हैं, इंडियंस उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, तो कहाँ वो ओरिजिनेट हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंस है कि हम लोग रहते हैं बिहार में, विल लिव इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो अब जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, इसकी अलग स्टोरी है। इंडिया कैसे पड़ा, इसकी स्टोरी हमने हड़प्पा वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, इंडस रिवर। और ये आप लोगों ने हिंदी में भारत के नाम पे आप पढ़ोगे, कंट्री का नाम पढ़ा। फिर इसको हिंदुस्तान क्यों कहा जाने लगा, तो ये हिंद, सिंध है और उससे फिर हिंद और हिंदुस्तान। तो उसी तरह से हम लोगों को इस चैप्टर में भी पता चलेगा थोड़ा सा कि बिहार का जो नाम है वो बिहार क्यों पड़ा। तो पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये वो जो लोग हैं, वो चाइनीज़ टाइप के लोग हैं, वो जो रिलीजन फॉलो करते हैं, वो कहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पे वो फला फूला। और दूसरा कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसका इस स्टोरी से बहुत लिंक है। ये बिहार एक्चुअली में ये है विहार, ठीक है ना, विहारा, इसमें भी एक चैप्टर है विहार, इसमें भी एक जगह एक वर्ड यूज़ हुआ है विहार। ये पहली चीज़ आपको बता देते हैं। विहार क्या होता था, इसको बोलते हैं बौद्ध विहार। एक पर्टिकुलर एक रिलीजन है बौद्ध धर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुद्धिज़्म। अभी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध रिलीजन, इसके मानने वाले जो मॉन्क्स हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, जैसे जमात निकलती है ना, जमात में जाते हैं ना और लोग, तो वैसे ही जो प्रीचर्स हैं वो आकर इस एरिया में रहते थे। उनके रहने के लिए जो बिल्डिंग्स बनती थी तो उसको विहारा बोलते थे, विहार बोलते थे। हमारे एरिया में बिहार में, आप पटना से उधर जाएंगे, गया के साइड जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा विहार से है। तो विहार सार बिल्डिंग्स जहाँ पे बौद्ध मज़हब के जो प्रीचर हैं, जो उनके उलमा हैं, जो उनके पंडित हैं, वो लोग जब प्रीचर्स जाते हैं और बौद्ध मज़हब के मानने वाले जो लोग आते हैं, वो कहीं जाकर ठहरते हैं, तो उस बिल्डिंग को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन होता है विहार। उस एरिया में बहुत सारा विहार था, बहुत सारा बौद्ध विहार था। उसी बौद्ध विहार का नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते बिहार हो गया। एक्चुअली बंगाल के करीब हैं हम लोग, तो बंगाल में वो को है ना बौ बोला जाता है बहुत जगह, विश्वास को बोलेगा विश्वास। प्रणब मुखर्जी थे हमारे प्रेसिडेंट, उसको प्रणब बोलते थे लोग। तो वहाँ वो को बौ बोलने का रिवाज है, गोल गोल बोलने का रिवाज है। तो ये विहार से बन गया बिहार। तो हमारा नाम, पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा नाम कैसे बना है, तो हमारा नाम का भी लिंक बुद्धा से है, बुद्धिज़्म से है, हमारे स्टेट का जो नाम है। इसीलिए हमको थोड़ा इसके बारे में, इस स्टोरी को जानना चाहिए।
दूसरा, ये कौन सा रिलीजन है जो इस तरह के लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जनरल लोगों में इसके फॉलोअर्स कम दिखते हैं। तो ये कहाँ से निकला, कैसे फैला, कौन थे इसके पीछे, तो ये कहानी इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी कहानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें जो है, जो समझने की है, वो है बॉडी और सोल की। मतलब हमारे जिस्म में हम लोग लिविंग थिंग हैं, तो लिविंग थिंग क्या होता है, वो कैन ब्रीथ, प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे ही एक चीज़ हमारे अंदर से निकल जाती है, हट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जान, रूह, सोल, आत्मा, ये बोलते हैं, कोई एक चीज़ है जो निकल जाती है और फिर हमारा बॉडी किसी काम का नहीं रहता। एक आदमी प्राइम मिनिस्टर है, अचानक से उसके अंदर से एक चीज़ निकल गई जिसको रूह बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं। अभी उसको इतने बॉडीगार्ड्स हैं, इतने लोग उसको हिफाजत करने वाले हैं, उसको हुक्म पे दौड़ने वाले इतने लोग हैं, अचानक से उनके रूह निकल गई। उनके अंदर एक चीज़ थी जो नज़र नहीं आती है, सोल, आत्मा, वो निकल गया और उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। वो अकॉर्डिंग टू अपने रिलीजियस ट्रेडिशन उस बॉडी को लोग डंप कर देते हैं, या तो उसको जला देते हैं, क्रीमेट कर देते हैं, या उसको बरी कर देते हैं, जैसे मुस्लिम्स में होता है, दफना देते हैं, हिंदुओं में जला देते हैं। मतलब उस बॉडी की फिर कोई कीमत नहीं रही, बॉडी को जल्दी से जल्दी लोग डिस्पोज कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि बॉडी से भी हटके कोई चीज़ है जो बॉडी को इम्पॉर्टेंट बनाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है यहाँ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। हम लोग खाना खाते हैं कि हम लोग, पापा बोलते हैं कि हम लोग खाना खाएंगे, मम्मी बोलती है तो हम लोग मोटे होंगे, ताज़े होंगे, बोन से स्ट्रांग हो जाएगा, मसल से स्ट्रांग हो जाएगा, हेयर अच्छे से ग्रो करेंगे, टीथ स्ट्रांग हो जाएगा, कैल्शियम वाला दूध पिएंगे तो, और प्रोटीन वाला जो प्रोटेक्टिव फूड खाएंगे तो उससे हमारा बॉडी और स्ट्रांग बनने लगेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, एनर्जी रिच फैट खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा। ये सारी जो बात होती है बॉडी को, ये सिर्फ बॉडी के लिए बात होती है, शरीर के लिए बात, जिस्म के लिए बात होती है कि जिस्म का खाना जो है, हम लोग का फूड जो खाते हैं, दैट फूड इज़ फॉर बॉडी। वो हमारे बॉडी को स्ट्रांग करेगा, हमारे बॉडी को। जैसे ये बोन है, अब मैं अच्छा कैल्शियम वगैरह खाऊंगा तो मेरा बोन स्ट्रांग हो जाएगा, मेरा टीथ स्ट्रांग हो जाएगा। मैं प्रोटीन लूँगा तो मैं एकदम अच्छा बॉडी मसल्स वगैरह अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स विच वी आर ईटिंग, और हमारे कंफर्ट भी वैसे होते हैं। जैसे फ़ैन चलाएंगे तो हमारे बॉडी को आराम मिलेगा। बॉडी से सोल का लिंक है, हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। लेकिन ये सब आराम किसको, एसी हम चलाएंगे तो बॉडी को मिलेगा, हम बाहर धूप में जाएंगे तो बॉडी को गर्मी लगेगी। तो हम लोग सारा जो इंतज़ाम करते हैं वो बॉडी के लिए करते हैं। लेकिन कितनी भी अच्छी बॉडी रहे, वो आप उसके अंदर से अगर सोल निकल गया, रूह निकल गई, एक चीज़ है निकल गई, तो वो बॉडी किसी काम की नहीं होती। कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी कैल्शियम दिया हुआ हो उसमें, कितना भी वो प्रोटीन लिया हुआ हो, वो उस बॉडी की वैल्यू तभी तक है जब तक उसके अंदर सोल है। तो इस पे एक डिस्कशन हुआ है, इसमें छोटा सा डिस्कशन है जो आप लोग उसको समझ पाएँ। तो ये 3 चीज़ इसमें हम लोगों को पढ़ना है। और पांचवी चीज़ एक है, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इसमें, अहिंसा का। हम लोग बहुत जगह देखते हैं अहिंसा, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस क्या है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। अभी महात्मा गांधी का बर्थडे था, उसमें भी बात हुई कि वो भी अहिंसा के फॉलोअर थे। तो उससे पहले इनका इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था एक आदमी ने, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली कहानी हम लोग लेते हैं एक बच्चे की। एक बच्चा है, उसका नाम है गौतम। गौतम नाम का, सिद्धार्थ भी बोलते हैं लोग। गौतम नाम का एक प्रिंस है जो हमारे बिल्कुल करीब में, नेपाल एक जगह है, नेपाल एक कंट्री है, वहाँ पे एक जगह है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु एक जगह है, ठीक। वहाँ पे एक राजा के यहाँ, प्रिंस मतलब हो गया किंग का बेटा, एक किंग के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम रखा गया है गौतम। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। गौतम एक बच्चा पैदा हुआ है, नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु, उसके राजा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, प्रिंस। तो राजा के यहाँ जब किसी के घर में भी बच्चा पैदा होता है तो लोग देखने आते हैं। राजा के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा, तो वो लड़का आमतौर पे बाद में राजा बनता है, राजा के मरने के बाद। तो उसमें बड़े बड़े लोग, उल्मा, ज्योतिषी और हर तरह के लोग देखने आते हैं कि कैसा बच्चा है, कैसी कैसी निशानियाँ हैं, देखने में कैसा है, बाप पे गया है कि माँ पे गया है। तो जब गौतम पैदा हुआ तो गौतम को भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, विजिटर्स आए, बहुत सारे विजिटर्स आए गौतम को देखने के लिए। और गौतम को सबने देखा, बहुत खूबसूरत बच्चा था, वेरी हैंडसम। तो गौतम को देखने के बाद जो बड़े बड़े उल्मा थे, ज्योतिषी थे, और उन लोगों ने ये कहा, पंडित थे, उन लोगों ने कहा गौतम जो है
ये दुनिया को रूल करेगा, ही विल रूल द वर्ल्ड, ही विल रूल ओवर द वर्ल्ड। ये सब लोगों ने बोला, सब लोगों ने बोला कि ये पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। इसके अंदर ही हैज़ द मार्क ऑफ ग्रेटनेस, मार्क मतलब होता है निशानी, मतलब इसके चेहरे से पता चल रहा है, इसके बॉडी से पता चल रहा है कि लग रहा है कि ये ही विल बी द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब ने बोला, राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके बाद सब ने उसमें लगा दिया बट, उसने कंडीशन बता दिया, एक कंडीशन है तभी ये दुनिया को रूल करेगा। वो कंडीशन ये है कि ही डजंट लीव द पैलेस, मगर अगर ये छोड़कर चला गया पैलेस, किसी वजह से महल को छोड़ के चला गया, तो ये फिर बुद्धा बन जाएगा, इनलाइटन वन बन जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा फिर ये। तो एक कंडीशन बता दिया सबने, विजिटर्स जितने आए थे उसमें, ही विल रूल ओवर द पूरी दुनिया। अब इसके अंदर ऐसा देखने से लगता है, लिखा हुआ है, इज अ मार्क ऑफ ग्रेटनेस, लग रहा है देखने से, इसका आव भाव बता रहा है कि ही विल रूल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन देयर इज अ कंडीशन, प्रोवाइडेड ही डजंट लीव द पैलेस। अगर पैलेस छोड़ के वो गया, चला गया पैलेस छोड़ के, तो वो फिर हमेशा के लिए छोड़ देगा इस एरिया को, और वो कुछ और बन जाएगा, ही विल बिकम द इनलाइटेंड वन। तो ये बोल दिया राजा को। अब राजा को जो है तशवीश हो गई, डर हो गया कि अब ये बच्चा को बाहर भेजेंगे तो पता नहीं ये फिर वापस नहीं लौटे। तो क्या करता था कि प्रिंस था, तो एज अ प्रिंस उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। उसको एज अ प्रिंस क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि हम लोगों को अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा आइसक्रीम मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, उसमें एसी हो, अच्छी गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, कोई पैर दबाने वाला हो, कोई कपड़ा धोने वाला हो, कोई सर में तेल लगाने वाला हो, और जब जो चीज़ चाहें, केक चाहिए तो केक आ जाए, आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम आ जाए, अभी कुछ चिकन खाना, फ्राइड चिकन खाना, अभी वो आ जाए। हम लोग ये सोचते हैं खूब अच्छा कपड़ा हो, ढेर सारा नया कपड़ा हो, नए जूते हो, नई गाड़ियाँ हो, घूमने जाएँ, यही सब हम लोग सोचते हैं। तो एज अ प्रिंस, एक प्रिंस की तरह शुरू से ही इसके पास ही हैड गुड क्लोथ्स टू वियर, अच्छा कपड़ा था पहनने के लिए, अच्छा खाना था, गुड फूड टू ईट। उसके बाद एक पैलेस था बहुत बड़ा जिसमें रहता था। इसके सर्वेंट से बहुत सारे, छोटे से ही नौकर चाकर थे, सारे काम करने वाले थे। उसके बाद बहुत बड़ा पैलेस था, खाने, बहुत रिच एंड कंफर्टेबल लाइफ, आरामदेह ज़िंदगी गुजारता था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद पढ़ता भी था, जो प्रिंस को सीखना चाहिए, प्रिंस को जो चीज़, स्विमिंग सीखना चाहिए, फाइटिंग सीखना चाहिए, ये भी ये सीखता था, टीचर से पढ़ने को भी सीखता था। तो इसके पास एक बच्चे के हिसाब से जो भी चीज़ उसके पास होनी चाहिए वो सारी चीज़ थी, खिलौने थे, टॉयज थे, जो चाहता था वो मिलता था इसको। इन सब के बावजूद ही वॉज नॉट हैप्पी, ये बच्चा जो है ये खुश नहीं था। ही वॉज अ सैड बॉय। जब भी लोग देखते थे इसको, ये देखता था कि बहुत दुखी है ये। अब दुखी क्यों था? तो दुखी वही था कि इसके फादर पैलेस से इसको बाहर जाने नहीं देते थे, डिड नॉट अलाउ हिम टू लीव द पैलेस। ये बाहर नहीं जा पाता था, बाहर की दुनिया उतना नहीं देख पाता था, तो इसके वजह से ये सैड था। तो ये इसकी कंडीशन है एज ए प्रिंस। अब ये क्वेश्चन भी आएगा, हाउ वाज हिज लाइफ एज ए प्रिंस। तो ये प्रिंस के बहुत अच्छा था, ही वॉज हैंडसम, ही हैड गुड क्लोथ्स टू वियर, ही हैड गुड फूड, गुड पैलेस, बिग पैलेस, सर्वेंट्स थे, कंफर्टेबल लाइफ थी, जो चाहता था वो मिलता था। बट ही वॉज नॉट अ हैप्पी बॉय, बहुत खुश नहीं रहता था, वो हमेशा दुखी रहता था। दुखी होने का क्या रीज़न था कि इसके फादर पैलेस से डर था, फादर को डर था कि अगर ये बाहर चला गया तो शायद दुनिया छोड़ के चला जाए, हमारे एरिया को छोड़ के चला जाए, कभी रिटर्न नहीं हो। तो ये डर था, इस डर की वजह से उसके फादर बहुत ज़्यादा केयरफुल थे कि उसको जाने नहीं देते थे, जिसके वजह से ऑल्दो ही हैड एवरीथिंग बट ही वॉज वेरी सैड। तो ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहुत सैड है, ही वॉज नॉट अ हैप्पी बॉय। अब ये जब बहुत सैड हो जाता था, जब इन सब चीज़ों से, अब कितना आइसक्रीम खाएगा, कितना केक खाएगा, घूमने वगैरह को नहीं मिलता था, तो ये क्या करता था, ये वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन था, वहाँ पे जाके बैठ जाता था, ऑल बाय हिमसेल्फ। ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब था अपने आप में मगन, बैठ जाना, चुपचाप बैठ जाता था वहाँ पे, और जो आसपास की चीज़ें सी, बर्ड्स थे, ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे, ये सब चीज़ों को वॉच करता था और इसके बारे में अकेला थिंक करता था, थिंकिंग में लगा रहता था। ये ऐसा होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं प्रॉफिट्स के साथ, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या करते थे कि वो जब यहाँ से बोर हो जाते थे और उनको मन नहीं लगता था तो वो गारे हिरा में
जाकर और जगह गारे शोर में जाकर बैठ जाते थे, गार वगैरह में जाके बैठ जाते थे, केव्स में जाके बैठ जाते थे, अकेले तन्हाई में बैठ जाते थे, सोचते रहते थे, क्योंकि वो अपने चारों तरफ देखते थे, उससे वो खुश नहीं थे। तो वहाँ जाते थे, अकेले में बैठते थे और सोचते थे और थोड़ा इबादत करते थे, उनसे उसको पीस मिलता था। तो ऐसा ही काम ये भी करना बच्चे से शुरू कर दिए थे कि ऑल बाय हिमसेल्फ, अकेले कहीं बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जब बहुत दिन चलने लगा तो उसके फादर को लगा कि हमारा बेटा बहुत सैड है, सैड रहता है, दुखी रहता है, अब बड़ा हो गया है, 19 ईयर्स के जब हो गए तब भी सैड रहते थे। तो सोचे कि इसकी शादी करा देते हैं। ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसका नाम था यशोधरा। एक प्रिंसेस से इसकी शादी करवा दी गई कि शायद शादी हो जाएगी तो अब बाल बच्चे होंगे तो उससे खुश होगा। तो इसको एक बेटा भी हुआ, इसका नाम था राहुल। राहुल इनका बेटा भी हुआ, लेकिन तब भी वो खुश नहीं रहने लगे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहने लगे। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया और ठीक है, अच्छी वाइफ थी, केयरिंग वाइफ थी और जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए था सारा फैसिलिटीज़ था, बच्चा भी बहुत अच्छा था, उनका बेटा भी। स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी। अब इनके साथ एक कहानी हो गई। इस कहानी ने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया। अब क्या हुआ, जब ये शादी वगैरह सब हो गई तब इसके फादर कभी कभी इसके चैरियट, रथ होता है, इसको बोलते हैं चैरियट, रथ होता है, मतलब 4-5 घोड़ा मिलके, घोड़ा गाड़ी होता है ना, उसको खींचते हैं। उस टाइम में होता था, उस टाइम मोटर कार्स नहीं थी तो राजाओं के पास होता था, तो उसका एक ड्राइवर होता था। तो कभी कभी इसके फादर अलाउ करते थे, जब बहुत बोर हो जाता था कि ठीक है तुम थोड़ा घूम घाम के आओ, तो ये अपने ड्राइवर के साथ इसको भेजते थे, चैरियट ड्राइवर के साथ। वो इनको लेके जाता था, मार्केट में से घुमा के लेके आता था उनको। एक दिन क्या हुआ, इनके साथ कुछ वाकया हो गया जिसको इंसिडेंट बोलते हैं। एक दिन ये अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे, उन्होंने एक देखा कि एक आदमी है, ओल्ड मैन विद स्टिक। ये बहुत ज़बरदस्त था, लीनिंग ऑन अ स्टिक। यहाँ पे लीन मतलब होता है झुकना, जो बूढ़ा आदमी ऐसे झुक के चलता है, डेट इज कॉल्ड लीनिंग। तो ये जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी के जैसा एक चीज़ दिख रहा है और जो एक छड़ी पे, स्टिक पे ऐसे झुका हुआ है। तो उनको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ये कौन है भाई। इसने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है, ये जो ओल्ड मैन है ये कौन है, ये आदमी है या कोई और है, कौन है ये। तो उन्होंने कहा कि ये ही इज़ ए मैन। तो बोला कि मैन तो मैं हूँ। तो बोला नहीं ये भी मैन है। बोला ये भी मैन है, तो इसके स्किन ऐसा कैसे हो गया, इसका स्किन, और ये ऐसा कैसा, ये थोड़ा झुक कर चल रहे हैं और इनके बाल बढ़े हुए हैं, पूरा यहाँ पे झुर्रियाँ आ गई हैं। तो बोला कि सर ये बूढ़ा हो गया है, ही हैज़ ग्रोन ओल्ड, बूढ़ा हो गया ये भी आदमी है और ये बूढ़ा हो गया है, मतलब इसकी उम्र हो गई है, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। तो उसको एकदम से रुक गया वो जो गौतम था और सोचने लगा, और फिर उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा कि हाँ आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो बोला कि तुम भी बूढ़े हो जाओगे। बोला हाँ तुम भी बूढ़े हो जाओगे। मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। बोला हाँ सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो बोला इतना हम लोग खाते हैं, आई हैव रिच क्लोथ्स, आई लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, और मुझे खाने के लिए जितना प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ फूड्स आई एम हैविंग, हेल्दी फूड्स, इतना कुछ हो रहा है, नौकर चाकर हैं काम करने वाले, उसके बावजूद मेरा स्किन ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, झुक जाऊंगा। तो बोला कि हाँ ऐसा तो हो जाएगा। तो बोला उसको बहुत सोच में पड़ गया वो कि इतना कुछ हम लोग बॉडी के लिए करते हैं और लास्ट में बॉडी ओल्ड हो जाएगी, कुछ भी कर लें सबको होना। ये ड्राइवर बोल रहा है कि सब बूढ़ा हो जाएगा। फिर ये बहुत सोचने लगा तो ड्राइवर उसको वापस लेकर आ गया कि छोड़िए, इतना टेंशन मत लीजिए, सब आदमी बूढ़ा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ये दोबारा निकले तो सेकेंड इंसिडेंट हुआ इनके साथ। इनको एक आदमी दिखा जिसकी तबीयत ख़राब लग रही थी, सिक, बीमार टाइप का था, जो हेल्दी नहीं था, ऐसा एक आदमी दिखा। तो पूछा कि ड्राइवर को, फिर पूछा, अगले बार गए थे, नेक्स्ट टाइम में गए थे बहुत दिनों के बाद। पहले तो ओल्ड मैन दिखा था, अब यहाँ पे दिखा कि एक आदमी है जिसको लोग लेकर जा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है और देखने से वो नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो पूछे कि ये कौन है जी। बोला ये भी आदमी है। बोले इसको क्या हो गया है। तो बोला कि ये सिक हो गया, बीमार हो गया है, मतलब इसकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो बोला कि क्या मैं भी कभी सिक हो सकता हूँ। बोला हाँ आप भी हो सकते हैं। क्या मैं इतने अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे खाना खाता हूँ, अच्छे महल में रहता हूँ
और कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है तो मैं भी बीमार पड़ जाऊँगा। बोला हाँ पड़ सकते हैं सर, कोई भी बीमार पड़ सकता है, मैं भी पड़ सकता हूँ, दुनिया में कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है, एनीबडी कैन फॉल सिक। तो फिर इसको टेंशन हुआ कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बॉडी के लिए और ये बोलता है कि बॉडी ग्रोज ओल्ड, बॉडी फॉल सिक, बूढ़ा भी हो जाओगे और बीमार भी पड़ जाओगे। फिर उसके बाद तीसरी बार गया, ये थर्ड टाइम गया, 4 बार ये बाहर गया। थर्ड इंसिडेंट में इसने देखा कि कुछ एक बॉडी है और उसको उस ताबूत जैसे होता है ना, उस पर लोग रखे हुए हैं, 4 लोग उसको उठा कर लेके जा रहे हैं, एक आदमी उस पर लेटा हुआ है। उसने ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है जी? बोला ये भी आदमी है। बोले उसको क्या हो गया है? तो बोला इसको जो है ये मर गया है, ही इज़ डेड, ही हैज़ डाइड। बोला ही इज़ डेड मतलब? बोला कि अब ये ख़त्म हो इसकी ज़िंदगी, अब इसको क्या करेंगे लोग? तो अब इसको बर्न कर देंगे, जला देंगे या फिर मिट्टी में दफना देंगे, अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो बोला मैं भी मर जाऊँगा? बोला हाँ एक दिन तुम भी मरोगे। और तुम भी मर जाओ? बोला हाँ मैं भी मर जाऊँगा। सब लोग मरेंगे एक दिन? बोला हाँ जो भी आया है वो एक दिन मरेगा। तो कोई भी बहुत बड़ा राजा का बेटा भी मरेगा और वो प्रेसिडेंट का बेटा भी मरेगा, प्राइम मिनिस्टर का भी मरेगा? बोला हाँ सब मरेगा। कितनी भी अच्छी लाइफ रहे, कितना भी अच्छा प्रोटीन डाइट और ये वो दवा फैसिलिटी ले, तब भी मरेगा? बोला हाँ तब भी मरेगा। अब ये बहुत टेंशन में आ गया कि इतना कुछ करते हैं हम लोग अपने बॉडी के लिए, तो बॉडी बूढ़ा भी हो जाएगा, बॉडी बीमार भी पड़ेगा और बॉडी ख़त्म भी हो जाएगा। बोल रहा है कि डेथ हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी में वो जो चीज़ है, जो कुछ चीज़ है छोड़ के निकल जाएगी, उसके बाद बॉडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये बहुत टेंशन में आता जा रहा था, इसका टेंशन और बढ़ता जा रहा था। तो चौथा इंसिडेंट इसको मिला, इसको एक होली मैन मिला, एक साधु मिला, एक संत मिला, एक बाबा मिला। उसको देखा कि उसका हेड शेव है। एक आदमी मिला चौथे बार में और वो बड़ा हैप्पी लग रहा है, खुश लग रहा है और उसके पास कुछ नहीं है, कटोरा है, मांग रहा है, उसके पास कुछ है नहीं। तो उसने पूछा उसको ये कौन है, बड़ा खुश लग रहा है? बोला कि ये साधु है, रिलीजियस मैन है और ये सूफ़ी है, इसको जो है इसने अपना सब कुछ दे दिया, ही हैज़ गिवन ऑल फॉर द पीपल, दुनिया को सब चीज़ दे दिया, अब इसके पास कुछ नहीं है और ये घूम घूम के लोगों को अच्छी बात बताता है और खाना पीना कहीं मिल जाता है खाता है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ इसको कि ही हैज़ नथिंग एंड ही इज़ सो हैप्पी एंड आई हैव एवरीथिंग एंड आई एम सो सैड। इसके पास कुछ नहीं है। तो इसको लगा कि रिलीजियस कुछ जो मजहबी कुछ चीज़ें हैं उसमें हमको कुछ लग रहा है खुशी मिलेगी, जो बॉडी की खुशी से अलग है। वो जो खुशी है उसी को बोलते हैं सोल की खुशी। जब हम किसी को देते हैं, जैसे हमने किसी को 5 रुपया दिया एक फ़कीर को, या हमारे पास 2 बिस्किट्स था, एक बिस्किट हमने एक दोस्त को दे दिया और एक बिस्किट हमने खा लिया, तो हमारे बॉडी में तो एक बिस्किट कम गया और इसका मतलब हमारे बॉडी को एक फ़ायदा, 2 बिस्किट खाते तो ज़्यादा एनर्जी मिलता, एक ही बिस्किट मिला हमको और एक बिस्किट हमने किसी के साथ शेयर कर दिया, वो उसके बॉडी में जाके लगा, उसके बॉडी का ग्रोथ किया, लेकिन हमको जो अंदर से बहुत खुशी हुई। तो ये कौन खुश हुआ? हमारा बॉडी खुश हुआ या बॉडी के अंदर एक चीज़ थी जिसको सोल या रूह बोलते हैं वो खुश हुआ? तो ये सब इंसिडेंट के बाद जो बुद्धा थे, जो गौतम थे, ये जो प्रिंस था, ये बहुत टेंशन में आ गया, बहुत सोच में पड़ गया। हम लोग भी ये सब चीज़ देखते हैं, हम लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं, मिट्टी में जाते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि कोई मरेगा। इसीलिए हम लोगों की आदत, हम लोगों का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं होता है। वी नेवर थिंक अबाउट इट। इस बच्चे ने 19-20 साल के, 21 साल के बच्चे ने इस पर बहुत डीपली सोचना शुरू किया कि वी आर डूइंग एवरीथिंग। बड़ा घर बनाते हैं हम लोग, गाड़ियाँ रखते हैं, फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट टू प्लीज़ आवर बॉडी। जिस्म हमारा खुश हो जाए, सुंदर लगे, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं सो दैट वी लुक ब्यूटीफुल, अच्छे लगे हम। और लेकिन वो कह रहा है कि बिस्किट हमने नहीं लिया, केक हमने नहीं खाया, हमने किसी को दे दिया, हमारे बॉडी को तो कम मिला, बॉडी हो सकता है बहुत खूबसूरत नहीं लगे, धूप में हमने एक आदमी की मदद कर दी जाकर, हो सकता है चेहरा मेरा काला हो गया, लेकिन हमको एक अंदर से बहुत अच्छा लगा। तो किसको अच्छा लगा? ये बॉडी के अंदर कोई एक चीज़ थी, उसी को बोलते हैं सोल। तो जब बहुत ज़्यादा सोचा गौतम ने इसके बारे में कि हमको क्या करना चाहिए, तो हम पूरी ज़िंदगी हम लोग खुश करने में लगा देते हैं बॉडी को। होल लाइफ वी आर वर्किंग फॉर द बॉडी, और बॉडी हैज़ अल्टीमेटली, बॉडी के साथ 4 काम होगा। बॉडी ग्रोज ओल्ड, ये बूढ़ा होना ही होना है, बुढ़ापे को हम नहीं रोक सकते हैं, सिक हम पढ़ ही जाएंगे और कभी ना कभी हम लोग मरेंगे ही, ये काम बॉडी के साथ होना है। तो वाई वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके दिमाग में आ रहा था कि हम लोग बॉडी के लिए झगड़ा करते हैं, बॉडी प्लेजर के लिए झगड़ा करते हैं,
आराम के लिए, ऐश के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, धोखा करते हैं, घूस खाते हैं, चोरी करते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? बॉडी के लिए। सब इसको किससे फ़ायदा होगा? बॉडी। इसको तो खुशी नहीं होती है उससे। आप किसी का सामान चोरी कर लोगे तो इसको खुश, एक जो आपके अंदर में एक चीज़ है जिसको सोल, वो खुश थोड़ी होता है। आप किसी को दे दोगे 50 रुपये तो उससे वो खुश हो जाएगा। आपको अंदर से लगेगा कि आई हैव डन समथिंग फॉर समबडी एंड यू विल फील हैप्पी फॉर नेक्स्ट वीक। तो बोला कि इतना काम करते हैं, इसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला, और ये चला जाता है। इसके बारे में पता नहीं कि मरता है कि नहीं मरता है, इसको ड्राइवर को भी नहीं पता है ये सोल के साथ क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो सकता रहे, इसके निकलने से बॉडी की वैल्यू बढ़ जाती है रहने से, और इसके निकलने से बॉडी की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं रहती है। लोग बोलते हैं जल्दी दफनाओ, जल्दी जलाओ, ख़त्म करो, स्मेल आ जाएगा बॉडी में। तो बोला कि हम लोग सोल के लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी फीडिंग आवर सोल विथ। हम लोग सोल को क्या खिला रहे हैं? बॉडी को तो इतना खिला रहे हैं, हम अपने सोल को क्या खिला रहे हैं? सोल जिससे हम खुश होता है वही उसका सोल की ग़िज़ा हो गई। सोल खुश होता है दूसरों को हेल्प करने से, सोल खुद होता है कुर्बानी देने से, इन सब चीज़ों से सोल खुश होता है। उसके लिए हमने दिन भर में एक बार भी सोल को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं कि सारा काम बॉडी के लिए करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बड़े बड़े लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, और ये क्वेश्चन एक गौतम 19-20 साल का लड़का, आप भी समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को वो समझ गया था कि वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द बॉडी। जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रहने वाली चीज़ है, वो सोल है। वो खाना पीने से खुश नहीं होती है, वो तो देने से खुश होती है, वो तो दूसरों के लिए काम करने से खुश होता है। वो कुछ अच्छा कर दिए, पॉजिटिव कर दिए, किसी की लाइफ को इम्प्रूव कर दिए, तो आप यू फील हैप्पी। तो उसके लिए हम लोग क्या खाना है, उसके लिए खाना क्या है, उसको कैसे, तो ये रिलीजन जो आया, हम लोग और भी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, वो इसी को फिट करने के लिए करते हैं। सोल दुखी भी जो होता है, हमारा बॉडी नहीं होता दुखी, हमारा जो सोल दुखी होता है। आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा क्लास 3 में, उसमें एक शेर है, शेर को एक गंदी बात बोल देता है उसका जो दोस्त होता है कि तुम महकते हो, हमारे बॉडी से स्मेल आता है, और इस तरह की चीज़ें उसके दिल पे लग जाती है। तो वो बोलता है चाकू मारो मेरे इस पे, चाकू से हमला करो। बोलता है क्यों? बोला मारो इसको। फिर कुछ दिन के बाद वो ज़ख़म हो जाता, बोला ये ज़ख़म देखो। कुछ दिन के बाद आता है, ज़ख़म दिखाता है, बोलता है देखो ज़ख़म हील हो गया, चाकू का जो ज़ख़म है वो हील हो गया। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वहाँ पे गोश्त आ गया, स्किन आ गया, लेकिन तुमने मुझसे जो बदतमीज़ी की थी उस दिन, वो उसका जो दुख पहुँचा था वो हील नहीं हुआ है। वो क्योंकि सोल को दुख पहुँचाया था, बॉडी को नहीं पहुँचाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने लोग मिले, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंसिडेंट हुआ, तो उसमें आप ये स्टोरी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ही मेट अ मैन हु वाज अ ओल्ड मैन। वहाँ पे क्वेश्चन आया कि बॉडी क्या ओल्ड हो जाएगा सबका, कितना भी कुछ कर लो। दूसरा था ही सॉ एन सिक मैन, एक बीमार आदमी, तो बीमार पड़ सकता है आदमी, येस कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है। तीसरा था कि डेड आदमी, सबको मरना है, येस एवरीबडी विल डाई। चौथा था एक हैप्पी मैन था, वो उसने सब कुछ दे दिया था अपना, येस ही हैड नथिंग, ही हैड डोनेटेड एवरीथिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी, कंटेंटेड। तो ये 4 इंसिडेंट था जिसने इसकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। एंड बुद्धा डिसाइडेड टू लीव द पैलेस। बुद्धा ने सोचा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं ये बॉडी प्लेजर नहीं लूँगा, मुझे अब निकलना है। एंड वन डे, अब आगे स्टोरी हुई है कि वन डे वही हुआ जिसका डर राजा को था, डिसाइडेड टू लीव द पैलेस। एक दिन रात में बुद्धा उठे, चांदनी रात में, वाइफ उनकी सो रही थी यशोधरा, बेटा सो रहा था, सब पे एक नज़र डाली और चुपचाप बाहर निकल गए। ही लेफ्ट द पैलेस। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन उनके पास अब आ गया था कि व्हाट टू फीड आवर सोल, सोल को क्या खिलाएं, सोल कैसे हैप्पी होगा। बॉडी तो ख़त्म होना है, बॉडी को कुछ भी खिला लो बॉडी ख़त्म होगा, बीमार पड़ेगा। तो उसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, इतना ही पढ़ने का है कि सोल को आराम मिले, बस, उससे ज़्यादा पढ़ने का नहीं। उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ में जा रहे हैं, तो वो वल्गैरिटी है, वो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो ही वेंट टू मैनी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स के पास गया, मजहबी लीडर्स के पास गया, जो उलमा थे, पंडित थे, सबके पास गया और इस क्वेश्चन का आंसर खोजने लगा। बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसको नहीं मिला, तो सब जगह से घूमते घामते इसी रास्ते से हमारे बिहार होते हुए वो गया एक जगह पटना के पास। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जब सब जगह से वो घूम घाम के, उसके नीचे शेड था, थक गए, उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगा लिया, मतलब आंख बंद करके सोचने लगे। उसका इसीलिए उनका पिक्चर आता है वैसे, सोचने वाला, बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे, पीपल का एक ट्री था, और उस ट्री के नीचे बैठ गए और सोचने लगे इन सब क्वेश्चन के बारे में। सोल कैसे खुश होगा, सोल के लिए क्या कर सकते हैं, उसका फूड क्या है, कौन सा विटामिन सोल को दें। तो अल्टीमेटली उनको एक रोशनी मिली, इसकी वजह से उनका नाम पड़ गया एनलाइटन वन।
इनलाइटन मतलब होता है एक रोशनी मिल जाना। रोशनी क्या होती है? टॉर्च की रोशनी नहीं, एक ज्ञान, कोई चीज़ के बारे में जानकारी मिल गया जिसको किसी को नहीं मिला। तो आप एक अंधेरे में बैठे हुए हैं और आपको एक सामान, आपका एक कुछ अंगूठी गिर गई, नहीं मिल रही, अचानक से टॉर्च पड़ गया उस पर किसी का, तो आपको एकदम से वो चीज़ मिल जाती है। तो ये जो रोशनी थी, इसने आपको एक ऐसी चीज़ को दिखा दिया जो आपको दिख नहीं रही थी। तो ये रोशनी थी, ये खोज रहे थे एक सवाल, इसका आंसर नहीं मिल रहा था, और एक रोशनी मिली, एक चीज़ इनके जहन में आया, खुदा ने डाला, गॉड ने डाला, या किसी भी तरह से आया, इनके जहन में एक बात आई अचानक कि सोल को क्या खिलाएंगे। तो उन्होंने एक सेंटेंस खोजा, टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स वाइल दे आर अलाइव। मरने के बाद बहुत तारीफ़ करते हैं हम लोगों की, बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे थे, बहुत ये थे, लेकिन जब वो ज़िंदा होते हैं तब उनका ख्याल नहीं रखते हम। तो उनको कहा जब लोग ज़िंदा हैं, when they have soul in their body, then to bring happiness on their face is the biggest thing। यही सोल का खाना है। आपने एक शेर सुना होगा, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो अगर आप हंसा रहे हैं बच्चे को, अगर आप कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाया, आपने आइसक्रीम खरीदा, एक बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ था, आपने उसको नहीं दिया, सैड हो गया वो, आपने आधा उसको दे दिया, तो ही विल फील हैप्पी, मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पे, तो इसका मतलब है कि आपका सोल खुश हो गया। तो बोला यही काम है दुनिया में करने का, यू हैव टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अदर्स, यू डू नॉट हैव टू हर्ट एनीवन। वही कॉन्सेप्ट चेंज हो गया अहिंसा में, नॉन वायलेंस में। हर्ट मतलब हर्ट सब फट्टी से हर्ट नहीं होता है, थप्पड़ से हर्ट नहीं होता है, उससे भी होता है, उससे फिजिकल हर्ट होता है, मेंटल हर्ट होता है। आपने किसी के साथ धोखा दे दिया, मेंटल हर्ट हो गया। चोरी कर ली, उसको दुख हो गया कि क्या करके गया। आपने किसी को गाली दे दिया, ग़ीबत कर दी, उससे लोग मेंटल हर्ट होते हैं। आपने ऐसा बिहेवियर दिखाया कि उससे लोगों को तकलीफ हो गई, तो बोला डोंट हर्ट एनीवन। अहिंसा इज नॉट टू हर्ट एनीवन, सिर्फ मारना नहीं है, हर्ट भी नहीं करना है किसी को, नॉट टू हर्ट एनीवन्स हार्ट। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए। पहला, यू हैव टू ब्रिंग हैप्पीनेस, तो पहला चीज़ इनको जो ज्ञान मिला है, उसके बाद से उसका नाम पड़ गया बुद्ध। इसका मतलब जिसको रोशनी मिल चुकी है, द इनलाइटेंड वन। तो पहला लिखा कि ब्रिंग हैप्पीनेस टू मैन वाइल दे आर अलाइव। ये बुद्धा ने बोला कि जब लोग जिंदा हैं तब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, उसके लिए काम करो। ये पहला, इनका पहला ज्ञान मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसकी लाइट में उन्होंने बोला नॉन वायलेंस का पहली बार कॉन्सेप्ट दिया। नॉन वायलेंस डेट इज अहिंसा। अहिंसा, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक। तशद्दुद मतलब होता है हिंसा, और तशद्दुद के खिलाफ जो वर्ड होगा अपोजिट में वो होगा हिंसा का वर्ड। तो नॉन वायलेंस पहली बार दिया। नॉन वायलेंस का मतलब होता है नॉट टू हर्ट एनीवन, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी किसी को हर्ट नहीं करना है, धोखा नहीं करना है किसी के साथ, चीटिंग नहीं करना है, किसी का माल लेकर नहीं भाग जाना है, हड़प नहीं लेना है यतीम का माल, कमज़ोर देखा दबा दिया, इंसाफ से हट गए तो वो भी हर्टिंग हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट दिया। तीसरा कॉन्सेप्ट दिया लिव इन पीस, शांति से रहिए, हो हंगामा झगड़ा लड़ाई कम कीजिए। चौथा कॉन्सेप्ट दिया यू हैव टू बी काइंड टू एवरीवन, नॉट ओनली विद ह्यूमन बीइंग्स बट विद एनिमल्स। एनिमल से भी काइंड रहिए, कुत्ते को खामखा में पीट रहे हैं, प्लांट से काइंड रहिए, कोई प्लांट्स नहीं उसको तोड़ रहे हैं, खामखा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेचर से काइंड रहिए, नेचर का सही से यूज़ कीजिए, पानी वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर नॉट बीइंग काइंड टू नेचर। तो यू हैव टू बी काइंड टू एवरीवन। ये बुद्धा को समझ में आया, ये काम हम करेंगे। और यू हैव टू फॉलो द मिडिल पाथ, बीच का रास्ता निकालिए। 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं इसको, 8 फोल्ड पाथ। ये था बुद्धा का टीचिंग्स। ये आएगा कि व्हाट वर द टीचिंग्स, यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स। ये वो समझ में आया उनको, एक रोशनी मिली, इनलाइटन। यही इनलाइटनमेंट था उनका कि यू हैव टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू ऑल मैन वाइल दे आर अलाइव, नॉन वायलेंस, अहिंसा, मतलब you do not have to hurt anyone with your tongue, with your hand, with your actions, and you have to live in peace with everyone, not only with human beings। यहाँ तो पड़ोसियों से झगड़ा करते रहते हैं लोग, इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, अपने नेचर के साथ, प्लांट्स के साथ, अपने रोड्स के, सबके साथ आप पीस में रहिए, शांति से रहिए। बी काइंड टू एवरीवन, टू ह्यूमन बीइंग्स, टू एनिमल्स, टू प्लांट्स, एंड यू हैव टू फॉलो द मिडिल पाथ। द पाथ, आप इतना भी ज़िंदगी अपनी एकदम मुश्किल नहीं बना लें, बहुत मुश्किल नहीं बना लें, और बहुत लग्जरियस लाइफ भी, कंफर्टेबल लाइफ ना जाए। बीच का रास्ता जो है वो अच्छा रास्ता होता है, ठीक ठाक, जितने में आपका बॉडी ठीक ठाक रहे उतना फूड आप लें, एकदम ही से हर दिन रोज़ाना रहें, और बहुत ज़्यादा लग्जरी भी नहीं रहें। तो बैलेंस लाइफ इसको बोलते हैं, मिडिल पाथ। बैलेंस डाइट जैसे होता है वैसे ही बैलेंस लाइफ होता है। तो यू हैव टू फॉलो द बैलेंस लाइफ। तो ये अगर हम लोग करेंगे
तो कहते हैं कि हमारे पास हैप्पीनेस आएगा। दीज वर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये कहाँ पे आया? गया बोधि ट्री, उसको बोलते हैं जो पीपल ट्री, जिसके अंदर में उसको उनको इनलाइटनमेंट मिला, उनको एक रोशनी मिली ज्ञान की, उसको बोलते हैं, उसका नाम पड़ गया बोधि ट्री। अभी भी आप जाइएगा पटना से गया की तरफ, बोध गया, वहाँ पर आपको वो ट्री का, अब लोग जाते हैं वो लीव्स वगैरह लेके जाते हैं। इंडिया में बहुत बड़े फॉलोअर हुए हैं अशोका, एक बहुत बड़ा किंग हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अशोका ने इसके फॉलोअर हुए बहुत बड़े महात्मा बुद्ध के, और इंडिया में बहुत दिन तक ये रिलीजन जो इनके टीचिंग्स बहुत फैले, लोगों ने बहुत, बाद में इनके ऊपर दूसरे लोगों ने हमला करके इनको यहाँ से भगाया, तो वो दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन पूरे इंडिया ही में नहीं, ईस्ट एशिया में, चाइना में, लद्दाख में, तिब्बत में बहुत जगह इनका रिलीजन फैला। इनकी ये बातें फैली जो बाद में रिलीजियस में कन्वर्ट हो गए। कोई रिलीजन नहीं बनाया था इन्होंने, कुछ टीचिंग्स दी, बाद में इनके फॉलोअर्स ने इसको एक रिलीजन बना दिया। ठीक है, अब एक कहानी इसमें छोटी सी नॉन वायलेंस की दी हुई है, देवदत्ता की स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि इनका एक कज़िन है जो जेलस है। जेलस मतलब होता है जलना किसी से, किसी के सक्सेस से। देखा कि इसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं और यह अहिंसा की बात करता है, नई नई बातें करता है, तो वो इम्प्रूव करने के बजाय अपने आप को उससे जलने लगा। लोग होता है दूसरे के सक्सेस को देखकर जलने लगते हैं, और वो अपना खुद मेहनत नहीं करते हैं, वो चाहते हैं उसको भी किसी तरह से ब्रिंग डाउन कर दें, नीचे कर दें। देवदत्ता भी ऐसा ही था। एक बार बोला कि इसने वो पागल हाथी को इसकी तरफ छोड़ दिया, इनकी तरफ। लोग बोले कि अब तो आज ये दौड़ेगा और बुद्ध को ख़त्म कर देगा, गौतम को। तो उसमें एक स्टोरी है, पता नहीं वो सही है क्या है, लेकिन स्टोरी चली है। इनकी कहानियाँ जटाका टेल्स वगैरह में है बहुत सारी कहानियाँ। तो उसमें एक कहानी ये भी है कि स्टोरी बहुत पहले की कहानी है, 2500 ईयर्स अगो की पहले की कहानी है। तो उसमें है कि अब वो बुद्धा ने, जब वो दौड़ रहा था तो बुद्धा उसको उंगली दिखाए, जैसे वो दिखाते हैं आपको पेज नंबर 48 में आप देखेंगे, पेज नंबर 50 में वो ऐसा उनका रहता है, वो बनाते हैं ऐसा और उंगली दिखाते हैं, अहिंसा के लिए रोकते हैं वो चीज़ों को। तो बोला वैसे ही पोज इन्होंने बनाया, तो वो हाथी, वो जो था वो एंग्री एलिफेंट जो था, जो चार्ज हो रहा था बहुत स्पीड में इनकी तरफ दौड़ रहा था, वो इनके सामने आकर अचानक से रुक गया। इनके ऊपर उसने अटैक नहीं किया, ही बाउड, उसने अपना घुटना जो है वो नीचे दबा दिया। बहुत तेज़ी से इनकी तरफ दौड़ रहा था, सब सोचे कि बुद्धा फिनिश। इनके सारे साथी भाग गए थे, लेकिन बुद्धा वहीं खड़े रहे उसके रास्ते में। उन्होंने हाथ दिया, ऐसे अहिंसा का पोज किया, उसको रुकने के लिए बोला, और वो गुस्से में जो हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था, पागल एंग्री मैड एलिफेंट, वो इसके सामने आके, बिल्कुल इनके सामने आके नील डाउन हो गया, रुक गया। तो अब ये कौन सा पावर था? अब ये स्टोरी कितनी सही है ये पता नहीं, लेकिन इसमें मिलता है कि अहिंसा से अगर आप जानवर से भी अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा। आप कर देख सकते हैं। आपने कुत्तों को खाना खिलाया, आपने बर्ड्स को खाना खिलाया बहुत दिन, तो बर्ड्स आप किसी दिन नहीं खिलाओगे, बीमार रहोगे, तो वो आपके विंडो पे आके बैठ जाएगी चिड़िया। तो जानवरों को भी ये एहसास होता है। तो कहते हैं कि जानवर भी इनके अहिंसा के पावर से इन्फ्लुएंस थे। अब लास्ट में ये आता है कि इनके साथ ये जब मरे तो इन्होंने क्या कहा, तो ही ऑल्सो डाइट लाइक एवरीवन। तो वो, उनको कोई क्लेम नहीं था कि मैं स्पेशल हूँ या गॉड हूँ, ऐसा कुछ। बाद के लोगों ने उसको बहुत कुछ बना दिया, उनके फॉलोअर्स ने, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो जब ये मरने लगे, व्हेन ही वॉज अबाउट टू डाई, तो इनके डिसिपल्स आए, इनके जो शागिर्द थे जो इनकी बातों को मानते थे, उन्होंने पूछा आप मर जाइएगा तो हम लोग किस चीज़ को फॉलो करेंगे, किससे पूछेंगे क्या करना है, जब हम लोगों को मुश्किल आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे के गया था कि व्हेन आई एम नॉट हियर, जब मैं यहाँ नहीं हूँ, ट्रूथ शैल बी योर टीचर। ये इनका लास्ट वर्ड्स है कि जब मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो तुम लोगों को कभी भी मुश्किल में पड़ो, तुम लोग समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो देखो कि सच क्या है। सच भरे तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तुम्हारे ख़ानदान के खिलाफ जा रहा है, तुम्हारे चचा भाई सबके खिलाफ जा रहा है, लेकिन जो ट्रूथ है उसके थ्रू तुम हमेशा चलना, सच के साथ देना, जो भी सच पे होगा उसके साथ तुम चले जाना, तुम कभी भी भटकोगे नहीं, तुम हमेशा सही रास्ते पे चलते रहोगे। लेकिन बाद में बहुत सारे फॉलोअर्स ने बहुत सारे ट्रूथ पे चले, बहुत सारे फॉलोअर्स ने इन्हीं का मंदिर बना दिया, इन्हीं को पूजने लगे। ऐसा इन्होंने नहीं कहा था, कहीं पे भी इनके टीचिंग ऐसा नहीं कि मेरा मंदिर बनाना, मुझे पूजना एंड ऑल दैट। ये उनकी टीचिंग्स थी। यू हैव टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन, यू हैव टू बी नॉन वायलेंट, यू हैव टू लिव इन पीस, बी काइंड, अच्छे से रहिए, दूसरों को हेल्प कीजिए, मिडिल पाथ, बैलेंस लाइफ जिए, नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट वेरी हार्श। तो यू हैव टू फॉलो, एंड वेन एवर यू आर इन डाउट यू हैव टू फॉलो द पार्ट ऑफ ट्रूथ। तो ये स्टोरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं इनको, और हमारे यहाँ इनका बहुत सिग्निफिकेंस इसलिए है कि हमारे यहाँ हमारा नाम, जो बिहार का नाम है, वो इनसे रिलेटेड है।
इंडिया में बहुत इन्फ्लुएंस है। इंडिया में जो आपका अशोक चक्र, वो जो झंडे में व्हील है, वो अशोक चक्र से लिया गया है। एंड ये जो अशोक चक्र है, ये अशोका ने बनाया था, किंग अशोका ने, सम्राट अशोक ने। और अशोक वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा बुद्ध। तो वो झंडे से भी इनका लिंक है। तो इंडिया से भी लिंक है इनका, और पूरी दुनिया में इनको मैसेंजर ऑफ पीस कहा जाता है। अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है इनके फॉलोअर्स आमतौर पर रेड रोड्स में आपको दिखते हैं। वेन एवर यू हैव अ चांस, यू गेट अ चांस टू गो एंड विजिट गया, यू डू गो एंड विजिट गया, वहाँ पे इनकी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसी रास्ते से गए थे। ये बिहार का जो ज़मीन है इस हिसाब से फॉर्चुनेट है। तो विल कीप इट हियर, यू विल बी गिवन द क्वेश्चंस। आपको रीडिंग वीडियो सर ने शेयर किया, यू वॉच दोज वीडियोज़, you write the word meanings and I'll give you the questions, you have to submit those questions. Thank you.